इट्स अ रेयर थिंग। गोवा के बारे में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कुछ महीनों के लिए 2 बार तो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन लगातार दूसरी बार बनना गोवा जैसे स्टेट में बड़ा मुश्किल होता है। और प्रमोद जी से मैं जब सारे शुरू के सर्वे आ रहे थे गोवा के बारे में, किसी को एडवांटेज की बात चल रही थी, आम आदमी पार्टी की बात चल रही थी, टीएमसी की बात चल रही थी, तब प्रमोद जी ने मुझे कहा था कि नहीं, हमारी 22 सीटें आ रही। तो ये संयोग है, आज हमारी सीरीज में ज्यादातर जो चीफ मिनिस्टर्स है वो सेकंड टाइम अपनी लीडरशिप का एक, पहले इसमें माना जाता था कि मोदी जी के दम पर चुनकर आए हैं, लेकिन ये तो स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की लीगेसी और मोदी जी, इसका क्रेडिट दिया जाता था। सेकंड टर्म आते आते प्रमोद जी ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को पहली बार फिर से अपने दम पर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी, जबकि सर्वे सारा उल्टा कह रहे थे? क्या हो गया इस दौरान? डेफिनेटली ये मैं कहूँगा कि माननीय मोदी जी का आशीर्वाद तो हमेशा के लिए गोवा के ऊपर रहा है, और दूसरी बार सरकार लाने में हमें डबल इंजन की सरकार की जो डेवलपमेंट काम वहाँ पे हमने की, गवर्नमेंट का 3 साल में परफॉर्मेंस और संगठन का काम, इसी तरह से फिर से एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की पहली बार अपनी ओन यानी पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार ला सके। किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे और हमारे संगठन को पूरा विश्वास था कि हम भारतीय जनता पार्टी की पूरे 22 में 22 सीट आएंगे, लेकिन 20 आ गए, 2 सीट कुछ वोटों से हम हारे, नहीं तो 22 सीट हमें डेफिनेटली मिलने वाले थे। गवर्नेंस के संबंध में गोवा इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट। एक तो असेंबली छोटी है, इस वजह से ये 20-22 का नंबर भी बड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जहां तक रिसोर्सेज की बात है, वहां पे टूरिज्म और माइनिंग, 2 मेजर इंडस्ट्रीज। माइनिंग पर बैन है, टूरिज्म पर पिछले 2 साल से कोविड के कारण एक बहुत बड़ी मार लगी है। कैसे आपने गोवा स्टेट को अभी मैनेज करने का आपने इस पिछले 2 वर्ष में, और ऐसा क्या था कि लोगों को विश्वास लगा कि इस पोजीशन से भी गोवा को यदि कोई निकाल सकती है तो आइदर बीजेपी और डॉक्टर प्रमोद सावंत की लीडरशिप निकाल सकती है? सब लोगों को मालूम है 2012 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट की वजह से माइनिंग बैन है। माइनिंग इंडस्ट्री हम रिवाइव कर नहीं सके, अभी रिवाइव कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने जो डिसीजन लिया है, चाहे वो माइनिंग कॉरपोरेशन हो, माइनिंग डंप पॉलिसी हो, और विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो माइनिंग हम रिवाइव कर रहे हैं, फिर से माइनिंग ऑक्शन करके, दैट इज़ द वन थिंग। और सेकेंड, यानी पोस्ट कोविड सभी लोग, यानी गोवा इज़ द सेफेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द टूरिज्म पर्पज़ ये मान रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 100% वैक्सीनेशन। और हमने जिस तरह से कोविड हैंडल किया है, उसी तरह से लोग गोवा आना प्रीफर करते हैं। इसीलिए कोविड के बाद सबसे पहले टूरिज्म डेस्टिनेशन बोल के स्टेट खुला कर दिया, तो गोवा ने कर दिया। इंटरनेशनल टूरिज्म आने के लिए किसी ने इनवाइट कर दिया, तो वो गोवा स्टेट था, इसीलिए यानी वहाँ का टूरिज्म रिवाइव हो सका। और पूरे लोगों ने हमारे ऊपर से फिर से भरोसा किया कि स्टेट अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और डबल इंजन की सरकार की वजह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो रोड्स, वाटर सप्लाई, बाकी सब में हो, टूरिज्म में हो, हेल्थ टूरिज्म में हो, तो फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार आई तो ही स्टेट की गति आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लोग, पीपल हैव प्रीफर्ड फॉर द भारतीय जनता पार्टी वंस अगेन। आपने कहा कि लीडरशिप और संगठन दोनों को विश्वास था, लेकिन पहली बार संगठन में इस बार ओपनली कुछ चीजों को लेकर, कुछ कैंडिडेट्स को लेकर बड़ा डिसएग्रीमेंट गोवा से बाहर दिखा। आपने एज ए लीडर ये जो डिफरेंसेस है, होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं,
लेकिन एज अ लीडर आपके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि कंपैरेटिवली आप गोवा में जो पुरानी सारी लीडरशिप थी उसमें यंग थे। मनोहर पर्रिकर जी की लीगेसी के साथ बहुत सारी छोटी पार्टीज और बाकी लीडर्स को मैनेज करना आसान था। आपने वो कैसे किया? क्या स्किल था डॉक्टर प्रमोद सावंत का कि ये सारा सिचुएशन रहते हुए भी आपने ये मैनेज कर लिया? सभी पॉलिटिकल स्किल बताए नहीं जाते हैं, आफ्टर ऑल इट इज हो गया है, कर दिया है, दैट्स ऑल। चलिए, ये भी एक स्किल है, ये भी एक पॉलिटिकल स्किल है। एक बड़ा विषय जो आया था, इलेक्शन के समय भी आया, आपने उस पर पोजीशन भी ली, मैंने उस पर भी उस समय भी आपसे सवाल किया था कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते हुए और गोवा शायद सबसे लंबे समय यदि परतंत्र कहीं पे रहा 451 साल का तो वो गोवा में रहा। सबसे ज्यादा सांस्कृतिक हानि कहीं पे हुई तो गोवा में हुई, जिसके बारे में बहुत बार बोला नहीं जाता। लेकिन पोर्चुगीजों का शासन रहा, भारत पूरा 1947 में स्वतंत्र हो गया था, गोवा स्वतंत्र होते होते 1961 हो गया। आपकी उसके बारे में एक निश्चित भूमिका है और आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक रिक्लेमेशन का, कल्चरल रिक्लेमेशन का प्रोसेस पूरे भारत में शुरू हुआ है। गोवा के बारे में आप इस स्वराज के आंदोलन को और कल्चरल रिक्लेमेशन को कैसे देखते हैं? मैं इस बारे में कहते वक्त ये जरूर कहता हूँ कि 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली, हमें लिबरेशन मिलने के लिए 1961 आया। इस 14 साल के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि डिले क्यों हो गया, इसके बारे में भी कभी तो प्लेटफॉर्म, मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद 14 साल कोई गोवा के प्रदेश में यानी लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, उनकी तरफ भी भारत सरकार ने तब की देखना चाहिए। और ये हो कि 1955 का जो मैंने आज़ादी का जंग, क्योंकि पूरे देश भर में से उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल सभी से लेके जो स्वतंत्र सेनानी गोवा मुक्त करने के लिए गए थे, यानी पुर्तगीज ने उनके ऊपर जो गोलीबार किया, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि उस 14 साल में 1955 में सबसे बड़ा आज़ादी के लिए जंग तो उन लोगों ने चलाया था, तभी भी भारत सरकार ने उसकी तरफ नहीं देखा। इस बारे में भी कभी तो ओपन प्लेटफॉर्म में चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए ये। और दूसरी बात, जो 450 साल में पुर्तगीज ने वहाँ की जो मूल संस्कृति, हिंदू संस्कृति थी वो नष्ट करके वहाँ पे जो भी तब कन्वर्जन किया होगा और वहाँ के मंदिर, बाकी सभी संस्कृति नष्ट करने के लिए जो किया, उसका समझो हम पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो उसमें गैर क्या है? मुझे तो लगता है कि जो जहाँ जहाँ पे यानी अभी भी मंदिर उद्ध्वस्त की स्थिति में पड़े हुए हैं, तो फिर से एक बार वो संस्कृति जतन के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, तो मंदिर बनाने में हानि क्या है? वो मंदिर बनाना चाहिए, ये तो मेरा स्पष्ट रूप से मत है। और इसीलिए तो गवर्नमेंट ने 20 करोड़ ऑफ रुपीस इस बजट में हमने ईयरमार्क किए हैं। ये इलेक्शन से पहले का प्रमोद जी का प्रॉमिस था कि जो मंदिर खंडित अवस्था में है, पुर्तगीजों के द्वारा गिराए गए, उसकी पुनर्स्थापना के लिए बजटरी एलोकेशन होगा, जो आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया। पिछले सरकार के समय आपने ये डबल इंजन का जब ये बताया था, तो आपका ये कहना था कि हम गोवा के बारे में एक डेवलपमेंट का अलग से प्लान, और उस प्लान को आपने एक नामकरण भी किया। अभी उसको नेक्स्ट स्टेज पर, अगले लेवल तक जाने के लिए आप इस टर्म में उसको आगे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि गवर्नेंस के चैलेंजेस, इकोनॉमी इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, भारत में भी उसके परिणाम हैं। बेसिक पैरामीटर्स ठीक रहते हुए भी स्टेट्स को ये मैनेज करना आसान नहीं है। ऐसे में आप स्वयं पूर्ण गोवा, जो आपका संकल्प है, उसको आगे कैसे ले जाएंगे? इस पे कहते वक्त मैं ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी का विजन, कोविड स्थिति में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट कर दिया। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत उन्होंने हर किसी को रिलीफ देने का काम किया।
डेफिनेटली मोर देन 80 डिपार्टमेंट से, हर एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट स्कीम लोगों तक यानी अंत्योदय तक पहुंचने के लिए जो स्कीम लॉन्च की, चाहे वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, वेटरनरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे अन्न महोत्सव जैसी स्कीम स्टार्ट कर दी तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। उसी को कन्वर्ट करते वक्त हमने स्वयंपूर्ण गोवा ये मिशन स्टार्ट कर दिया। द स्वयंपूर्ण गोवा मिशन हम दो तरफ से चलाते थे। एक जो स्वयंपूर्ण सेल्फ रिलायंट गोवा बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, हर एक लोगों को पहुंचाने चाहिए, इसलिए द 10 फोकल पॉइंट्स थे विच इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग्स, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल। इस तरह से 10 फोकल पॉइंट पे काम करते वक्त हमारे हर एक ग्राम पंचायत में हमारा स्वयंपूर्ण मित्र जो हर सैटरडे, जो गैजेटेड ऑफिसर है वो हर सैटरडे काम करता है, छुट्टी का दिन होके भी, और हर सैटरडे हर एक को आइडेंटिफाई करके उसको केंद्र और राज्य सरकार की योजना उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। द फर्स्ट फेज में वी हैव कंप्लीटेड द हर एक को, यानी आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने का मान गोवा राज्य को मिला है। 100% हर घर नल से जल देने वाला गोवा राज्य पहला राज्य है, और इसी तरह से यानी हर एक योजना हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो डेफिनेटली द सेकेंड फेज में अभी हमने सेल्फ रिलायंट होने के लिए, चाहे जब स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टेट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बाकी सब चीज़ के लिए हम 100% जो पहले डिपेंडेंट थे, नाउ यानी 100% हम कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, बाकी राज्य से हम इंपोर्ट कर रहे थे। तभी हमने मोटिवेट हमारे फार्मर्स को किया, मिल्क फार्मर को किया, एग्रीकल्चर फार्मर्स को किया, और दे आर स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन ओन स्टेट। तो फिर मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एटलीस्ट हमने ओन स्टार्ट करके भी 20% हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, वो गर्व की बात है। ये बहुत गोवा जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने सरकार को आपके द्वार लेकर जाने के लिए भी कुछ प्रयास शुरू किए हैं। वो कैसे, हाउ एग्जीक्यूशन लेवल पर ऐसी स्कीम्स बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पर हाउ इज इट वर्किंग, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑन द ग्राउंड? लास्ट हमारे 3 साल में हमने जैसे कि स्वयंपूर्ण गोवा ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, उसी के साथ में द गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, सरकार तुमच्या दारी मराठी में बोलते हैं, यानी स्वयंपूर्ण युवा, स्वयंपूर्ण महिला, स्वयंपूर्ण गांव, बोला तो स्वयंपूर्ण विलेज, इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी लास्ट लेवल तक पहुंचा। उसमें से सक्सेसफुल प्रोग्राम था इट इज अ गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, सरकार तुमच्या दारी। गवर्नमेंट के जो सभी डिपार्टमेंट्स जो लोगों को डे टू डे लगते थे, उसमें से 35 डिपार्टमेंट, चाहे वो रेशन कार्ड पे नाम बदलने वाला हो या फ्रॉम द जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स पे नाम बदलने वाला हो, किसी के बर्थ डॉक्यूमेंट्स पे, किसी के सर्टिफिकेट्स, हर एक स्कीम में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे या बाकी स्कीम्स लगते थे, सभी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेके फील्ड फंक्शनरीज पूरे दिन भर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह से लेके शाम तक सभी ऑफिसर्स वही रह के तभी उन लोगों का काम करके देते थे। तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जो 30-35 हज़ार जो वोटर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे, उसे पूरे दिन भर में एटलीस्ट मोर देन द 60% लोगों के काम उसी दिन हो जाते थे। इसलिए द सरकार तुमच्या दारी इस कार्यक्रम का हमें बहुत बेनिफिट मिला, लोगों को बेनिफिट मिला। इस बार के सरकार में भी हमने फिर से एक बार सरकार तुमच्या दारी एक कार्यक्रम हमने फिर से एक बार स्टार्ट किया है, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। ये कोई इसके बारे में रोड मैप सोचा है? क्योंकि गोवा जैसे छोटे स्टेट के लिए जहां पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, आपने मान लो डिलीवरी का मैकेनिज्म भी कर लिया, ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी को भी एक्टिवेट कर दिया, स्कीम्स भी, लेकिन अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कोई ना कोई रोड मैप चाहिए बियॉन्ड टूरिज्म, बियॉन्ड माइनिंग। हम कैसे एक स्वयंपूर्ण गोवा का जो आप पिछली बार से जो एक तरह से आपने एक लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर पाएंगे? हम स्वयंपूर्ण गोवा का जब रोड मैप लोगों के सामने रखते हैं तो उसमें 2 चीज़ है। एक तो वहाँ पे स्किल एम्प्लॉयमेंट रेडी करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द स्किल मिनिस्ट्री
जो वहाँ पे मैन पावर जो चाहिए वो वहाँ पे खुद उसको ट्रेनिंग देना विद द CII जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ उसको किस तरह की मैन पावर चाहिए वो मैन पावर हम वहाँ रेडी करके उनको दे रहे हैं। एक तरफ से हम IT इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी हो, इस तरह के इंडस्ट्रीज को इनवाइट करके मैन पावर, रेडी मैन पावर उनको देने की बात कर रहे हैं। और द सेकेंड, टू रिवाइव द ट्रेडिशनल बिजनेसेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा, चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशिकल्चर, इस तरह के जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है वो भी रिवाइव कर रहे हैं। एक गोवा के बारे में स्पेसिफिक चीज है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, एंड दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसके बारे में चर्चा शुरू की है। आज सुबह धामी जी भी आकर गए। धामी जी ने अपने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी, हिमाचल में अभी इसकी घोषणा हो गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते आपस में कभी चर्चा होती है कि गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, उसमें क्या लूप होल्स है, इसके स्ट्रक्चर को लेकर कभी चर्चा होती है? डेफिनेटली इसके बारे में मैं तो यानी बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, गोवा लिबरेशन से लेके यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते आ रहा है। चाहे हमारी चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी भी उसके बारे में सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन हुआ था। और पुष्कर सिंह धामी हो या बाकी जो पर्सनली इसके बारे में हमेशा के लिए डिस्कशंस करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में है लिबरेशन से के आज तक हम फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि बाकी राज्य में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमने भी एक प्रयास शुरू किया था, गोवा मुक्ति संग्राम हुआ तब भी ऑर्गेनाइजर पांचजन्य ने पूरे देश भर से जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के कवरेज को लेकर एक मुहिम चलाई थी। फिर हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक डिबेट चलाया था। आने वाले समय में मुझे लगता है कि गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की एफिकेसी कितना प्रभावी है और उसके क्या परिणाम दिख रहे हैं, इस पर भी हम एक चर्चा चला सकते हैं। और गोवा सरकार और गोवा के लोग भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इसको लेकर निभा सकते हैं, क्योंकि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड रहते हुए गोवा जैसे स्टेट में जहां पे अच्छी खासी एक समुदाय की माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उनको यदि कोई परिणाम नहीं हुआ तो बाकी जगह पे लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है। एक क्वेश्चन आया है एक हमारे पार्टिसिपेंट है उनकी तरफ से, वो टीएमसी के बारे में, व्हाट डिड यू डू एग्जैक्टली टू फेल ममता बनर्जीज बेलिजरेंट एग्रेशन इन गोवा? हम हमारा काम करते रहे तो ऑटोमेटिकली वो फेल होते गए। तो क्या टीएमसी और ममता बनर्जी गोवा में आपका कहना है केवल मीडिया में ही थी क्या? बिल्कुल, मैं पहले दिन से कह रहा था कि वो पोस्टर्स पे और मीडिया में है, वो ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं थी। कोई आके यानी बंगाल से आके कहने लगे कि हम यहाँ राज्य करेंगे तो कोई यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल। गोवा के लोग बहुत होशियार है। लेकिन ऐसा लोग दिल्ली के बारे में भी समझते थे, पंजाब के बारे में भी समझते थे, ऐसा आपने अलग क्या कर दिया? गोवा के लोगों को गोवा के लोग पहचानते हैं कौन अपने लिए काम कर रहा है और कौन खुद के लिए यहाँ आए हैं। चलिए अभी मैं ऑडियंस के लिए 10 मिनट के लिए सवाल लूंगा। I can't stop Shefali from raising a question. नमस्कार, मैं नमस्ते। शेफाली वैद्या हूँ। आप जानते हैं कि मैं गोवा से हूँ। मेरा सवाल ये है कि गोवा में, और क्योंकि मैं गोवा से हूँ, मैं जानती हूँ कि गोवा में डेवलपमेंट कितना हो चुका है, स्कूल्स गवर्नमेंट के कितने अच्छे हैं, गोवा में हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं, भारत में वन ऑफ द बेस्ट हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में लोग कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन फिर भी मीडिया में बहुत सारा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हमने ये किया वो किया। जब गोवा में काम हो रहा है तो उसको हम कैसे दुनिया के सामने ला सकें?
मुझे लगता है हम मीडिया में लाने के लिए थोड़े से कम पड़ गए हैं। हम मीडिया का बजट हमारा कम है, बाकी लोगों का मीडिया का बजट थोड़ा ज़्यादा है। गोवा में जो 50 साल में काम नहीं हुआ था, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द 60th ईयर ऑफ द लिबरेशन ऑफ द गोवा, जो लास्ट यानी 50 साल में नहीं हो सका, वो इस 2012 से लेके 22 तक 10 साल में, और ख़ास करके 2014 से लेके 2022 तक 8 साल में जो काम हो चुका है वो पहले कभी नहीं हुआ था। जो कंटिन्यूसली लगातार गोवा में आते हैं उनको पता चलेगा, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर सकें। और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में डेफिनेटली मैं तो किसी के साथ भी कह सकता हूँ कि द गोवा विल बी द नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री। यस, नमस्कार प्रभु जी। नमस्ते। Myself डॉक्टर नितिन अग्रवाल, नेशनल सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद। आप भी आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। एक प्रश्न मेरा इसी वजह से है, ये जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेडिकल टूरिज्म आयुष वीज़ा हम लोगों के लिए इशू करने की बात करी है, तो एक प्रश्न ये रहता है कि कैसे बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पेशली यूरोप से, रशिया से गोवा में आते हैं, लेकिन वो आके वो जनरली लाइक लग्जरी या उसमें ही रहते हैं, लेकिन क्या हम उसमें आयुर्वेद और पंचकर्म के वेलनेस की दृष्टि से उसको टैप कर सकते हैं? इसमें आपकी सरकार में क्या पॉलिसी रहने वाली है? नंबर 2, प्रॉब्लम क्या होती है कि जिन लोगों के पास होटल या रिजॉर्ट्स बनाने की क्षमता है या पैसा है, उनके पास आयुर्वेद और पंचकर्म की नॉलेज नहीं है, और जिनके पास इसकी नॉलेज है उनके पास उस लेवल का पैसा नहीं है कि वो एक इस तरह के बड़े होटल्स या रिजॉर्ट्स खड़े कर सकें। तो इज़ देयर ए पॉलिसी जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा विल हेल्प दोज पीपल, जिसमें क्या सब्सिडाइज लैंड हो या कोई और भी इस तरह के कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट देगी, जिसमें कि हम एक ट्रू नॉलेजेबल आयुर्वेदा सेंटर्स वहाँ पर बना सके और गोवा को एक बड़ा हब आयुष का या आयुर्वेद का बना पाए? थैंक यू। सबसे पहले मैं आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हूँ, मैंने BMS मेरा कंप्लीट किया है, और मुझे पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे पूरे देश विदेश में ऑलमोस्ट 141 कंट्री में पहली बार यानी योगा जो लोगों तक पहुँचाए, उसलिए माननीय मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और द सेकेंड, इट इज़ नॉट ओनली द ट्रेडिशनल मेडिसिन अलॉन्ग विद द आयुर्वेदा, जो WHO ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जामनगर में इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए भी मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पे लेने वाले देश के पहले पंतप्रधान हैं जिन्होंने आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पे पहुंचा दिया है। तो डेफिनेटली आयुष वीज़ा जो स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं वेलकम करता हूं कि देश विदेश से लोग आयुष वीज़ा से लोग देश में आ सकेंगे। रही बात सेकेंड, जो 5 स्टार फैसिलिटीज़ और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, मुझे मानना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज है, उनके पास यानी जो चिकित्सा करने की जो हिम्मत रखते हैं। गोवा में भी पॉलिसी हमने रखी है कि वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने, पूरे देश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और जैसे कि हमारे जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स और 5 स्टार फैसिलिटीज़ देने वाले सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके हम डेफिनेटली वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, और इसी तरह से हम वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और कमिंग वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है वो दिसंबर महीने में हम गोवा में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं। प्रमोद जी, इसमें लेकिन एक समस्या जो बार बार आती है, आयुर्वेद और एलोपैथ खास करके जब डिस्कशन होता है तो वो कभी भी इंटीग्रल वे में नहीं होता, दिस वर्सेस दैट होता है। बहुत सारे प्रयोग एक आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर, और मैं पॉलिसी लेवल पर आपको मुख्यमंत्री के नाते जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह कभी ब्रिज करने की संभावना नहीं है कि हम आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को तथ्यों के आधार पर समाज के सामने रखें और एलोपैथ के साथ उसको एज अ सपोर्टिंग, इसमें कोविड में बहुत जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं।
ऑलरेडी इंटीग्रल यानी जो आप बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स तत्वों के वजह से लोगों के सामने रखने की बात ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एट प्रेजेंट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदिक रिसर्च जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, उसकी सेकेंड ब्रांच अभी गोवा में स्टार्ट होने वाली है। उसमें देर आर द डिफरेंट रिसर्च इन द आयुर्वेदा फील्ड स्टार्ट हो चुके हैं। द सेकेंड बात विच इज़ एन इंटीग्रल वे ऑफ द मेडिसिन ऑफ द आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, वो स्टार्ट होना जरूरी है। डेफिनेटली उसका फ़ायदा अपने लोगों तक मिल सकता है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ द आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक होना जरूरी है। जी सर नमस्ते सर, मैं राजेंद्र कुमार हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय क्वालिफिकेशन। जब हम आर्किटेक्चर के बारे में जब हम पढ़ भी रहे थे, गोवा आर्किटेक्चर इज़ अ वर्ल्ड नोन सर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक प्रोजेक्ट के बारे में सर, कला अकादमी सर, जो इंडियन आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने बनाया है सर। वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, बट मैंने जितनी भी दुनिया घूमी है सर, इंडिया में चार्ल्स कोरिया एज एन आर्किटेक्ट को हम बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। मैं अभी 2 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था सर, बॉस्टन में। वहाँ पे भी चार्ल्स कोरिया जी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। पोर्तुगाल में चंपाली मूड बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। इंडियन आर्किटेक्ट विद द ग्लोबल विजन, ग्लोबल एक्सपर्टीज। बॉस्टन का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा सर। वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में एक बिल्डिंग है, कारपेंटर सेंटर। वहाँ पे लिखा है, दिस इज द ओनली बिल्डिंग डिजाइन बाय ले कॉर्बूजियर इन नॉर्थ अमेरिका, प्लीज रेस्पेक्ट दिस बिल्डिंग। अब सर मैं आई विल कम बैक टू इंडिया क्वेश्चन अगेन। अब जैसे हमारे कला अकादमी बिल्डिंग जो मतलब ऑल्दो वो डिमोलिश नहीं हो रही है, बट उसका रेनोवेशन हो रहा है सर। आई थिंक देयर इज अ सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड एंड देयर इज अ need of an expert by international architect to required for respecting the ethos of the building of Kala Academy. And I'm very sorry, I feel very disturbed to see that ethos of Charles Korea is not being respected in the presence, renovation work of Kala Academy, sir. Your input, sir. ऐसा नहीं है। जो इथोस ऑफ द चार्ल्स कोरियंस जो बिल्डिंग बनाते वक्त उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो विदाउट डिस्टर्बिंग वी आर इनोवेटिंग दैट, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, उसमें लीकेजेस बहुत हो रहे थे। और द कला अकादमी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट कला अकादमी इन द स्टेट ऑफ गोवा, इसीलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए वो हमें कुछ रिनोवेशंस करना पड़े, इसीलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर हम रिनोवेशन कर रहे हैं। यानी चार्ल्स कुरियन के उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे। सर अगर मैं आपको एक सजेशन दे दूं सर, इफ यू एक परमिट सर, yes. आप प्लीज किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमिटीज की ओपिनियन भी ले लीजिए सर, विद द प्रेजेंट वर्क गोइंग ऑन सर। नहीं, कभी कभी ये लगता है ना कि बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले गया तो पॉलिसी डिसीजन सही हो जाते हैं। बेसिक प्रिजर्वेशन का इशू है, मुझे लगता है आप आपस में एक चिट्ठी भेजकर भी मुख्यमंत्री को ये कर सकते हैं। एक सर्जना जी का प्रश्न है। सर्जना जी बोले कि जी 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 उन्होंने कहा पहले आप जी जी तो मेरा नाम कुमार आकेश है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। प्रमोद जी, 1998 की बात है, मैं डॉक्टर केरा नारायण के साथ पुर्तगाल की यात्रा पे था और वहाँ मेरी कई पुर्तगालियों से बात हुई थी। 24 साल पुरानी बात है, इस बीच में कई बार मैं आया गया। तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए जो भारत है वो गोवा है। उसके पीछे जब मैंने कारण की, मैंने कई स्टोरीज भी की, तो उनका ये कहना था कि हमारे आज भी एंसेस्टर्स के जो ज़मीन है, लैंड है, बिल्डिंग्स है, वहाँ पे हैं। बीच में मैं कुछ ऐसी स्टोरी आई थी, आपको शायद आपने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, बहुत गहराई से गवर्नेंस को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो क्या अभी भी कुछ ऐसे अवशेष या उनका कोई मालिकाना हक या कोई डिस्प्यूटेड ऐसी कोई बिल्डिंग्स बच गई है उन पुर्तगालियों की? जैसा आपने दर्द बताया कि 14 साल तक हम आज़ादी नहीं हुए देश आज़ाद होने के बाद, तो इस तरह की कोई ऐसा अवशेष है क्या उन पुर्तगालियों का जिस पर वो बात कर रहे थे कि हमारे लिए भारत तो गोवा ही है, बाकी हम भारत को नहीं जानते? धन्यवाद। मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स है जो पुर्तगीज ने तब बनाए थे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे हाउसेस अभी भी वैसे के वैसे प्रिजर्व किए हुए हैं। जो 100-200 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर्स अभी भी प्रिजर्व किए हुए हैं। अभी भी कुछ लोग जिनके रिलेटिव्स, यानी यहाँ से पुर्तगाल में भी उनके रिलेटिव्स होंगे,
हो सकते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी गोवा में है ये मैं मान्य नहीं करता हूँ. देयर इज वन डिस्प्यूटेड लैंड, देयर इज गोइंग इन कोर्ट मैटर इज गोइंग ऑन, दैट इज देयर, उतना मुझे मालूम है. नमस्कार प्रमोद जी, मैं सर्जना शर्मा हूँ. जैसे ही हम गोवा की बात करते हैं तो सिनोनिमस है कैसीनो, बीच, बिकनी एंड बियर. लेकिन जब मैं गोवा पहली बार गई तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर नज़र आई. जब हम गोवा से पणजी से थोड़ा दूर निकले तो हर घर के बाहर गाय बंधी है, बछड़ा है और इतने सुंदर तुलसी के चौरे जो मैंने पूरे जहाँ जितना इंडिया घूमा नहीं देखा. लेकिन आपको लगता है कि ये जो गोवा की टूरिज़्म कैंपेन बनी है वो एक डिफरेंट किस्म की थी, और अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ आ गई है तो इस कैंपेन को बदलने की और गोवा की छवि बदलने की कुछ ज़रूरत है? आपकी बात सही है. हम सन, सैंड और सी, यानी ये तो टूरिज्म का फैक्टर रहेगा ही रहेगा. इसके सिवाय हम जो सांस्कृतिक टूरिज्म हो, इंटरलैंड टूरिज्म हो, इनको भी बढ़ावा दे रहे हैं. जो इंटरलैंड में जो विलेजेस में अभी तक टूरिज्म जो एक्सप्लोर नहीं हो सका है, इस तरह का भी टूरिज्म है. स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इनको बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं. इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक धरोहर पर फिर से एक बार जो मंदिर नष्ट किए हुए थे वो मंदिर बनाने के लिए भी सरकार सपोर्ट करेगी. जी, पीछे पीछे किसी ने हाथ उठाया था अभी. जी, मेरा नाम देवांशु है. असल में जो मैं पूछना चाह रहा था वो लगभग उन्होंने उस तरह की ही बात की. गोवा के मंदिरों के बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, जबकि गोवा के जो मंदिर हैं वो अपने स्थापत्य और वास्तुकला में बिल्कुल भिन्न हैं और अत्यंत ही आकर्षक भी हैं. जो उनका शिल्प है, जो सूच्यग्र ऊपर की तरफ उठा हुआ विमान, नुकीला, और वो हेमदपंती स्टाइल जिसको कहते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि 95% से अधिक भारतीय जो है उनको कोई जानकारी नहीं है. जैसा कि उन्होंने कहा सर्जना जी ने कि गोवा को लोग समंदर, कैसीनो और मौज मस्ती की जगह समझते हैं. तो सांस्कृतिक जो पर्यटन है उसमें गोवा के मंदिरों के प्रति जो ध्यान आकर्षण का जो ये ख्याल है, इसको हमें लगता है कि बहुत ही शीघ्रता से और अत्यंत ही महत्वपूर्ण समझते हुए इसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए. आपका क्या विचार है इस पर? आपकी बात सही है. गोवा के हर एक विलेज में 2 से लेके ज़्यादा मंदिर, यानी 456 विलेजेस में, हर एक विलेज में अपने को आपको अट्रैक्टिव मंदिर देखने के लिए मिलेंगे. आज तक लोग सिर्फ यानी बीच पे जाते हैं और उतने बीच पे जाके ही टूरिज़्म समझते हैं. इसलिए लोगों को टेंपल तक लेके जाना वो भी ज़रूरी है. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट करने वाले हैं. और मैं ऐड करूँगा, गोवा में से परम पूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामी, जिनको अभी भारत सरकार ने पद्मश्री दे दिया है, वो गोवा में एक्चुअली कुंडई बोल के तपोभूमि है. वहाँ पे सांस्कृतिक का शिक्षण जो है कि संस्कृत कॉलेज और पाठ्य जो पढ़ा रहे हैं, इसमें भी गोवा का सांस्कृतिक जीवन और भी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है. जी, यहाँ पे एक मिनट में. नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव जयंत है और मैं प्रभारी अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल उत्तराखंड प्रांत से और डेप्टी रजिस्ट्रार हूँ IIT रुड़की में. आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में गोवा जो है वो नंबर 1 पे है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आपकी गवर्नमेंट ने किए हैं और दूसरे राज्यों को भी चाहिए कि वो उनको अडॉप्ट करें और सेंटर भी उनको अडॉप्ट करे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का कष्ट करें. यानी आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और गोवा का एजुकेशन मॉडल, उसके संबंध में. एजुकेशन मॉडल के वक्त कहते वक्त मैं 2 चीज़ कहूँगा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने ऑलरेडी जो पास कर दिया है लास्ट मेरे टेन्योर में, उससे जो जो यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहते हैं गोवा में, जो आके यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकते हैं, उससे यानी एजुकेशन को बढ़ावा देते वक्त और एजुकेशन के लिए यानी गोवा के स्टूडेंट्स को भी और बाहर के स्टूडेंट्स भी गोवा में आके पढ़ सकेंगे, विच इज एन न्यू एजुकेशन बिल हमने पास कर दिया है. सेकेंड रीजन रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, वो हम गोवा राज्य यानी लास्ट ईयर से ही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो इस साल से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. डेफिनेटली गोवा राज्य पहला राज्य रहेगा जो न्यू एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने में अग्रसर है. हेलो हेलो जी मैडम, राजेश के लिए हेलो. एक मिनट.
Hello, I am Anita Pandit. Thank you for being here. Sir, my question is that Goa is a major tourist destination for us, for Indians as well as foreigners. And that we cannot, we must encourage that and we must improve it. Now, what is your policy for sports, improving sports tourism? Because that can be a very good money earner for us, and as we need to increase the GDP of the state. And this is a very important aspect. You may kindly tell us because we work on that aspect. आपकी बात सही है. एक्चुअली स्पोर्ट्स पॉलिसी में यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने द डिफरेंट स्पोर्ट्स उसको स्टेट में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इवन दो द बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो गोवा में यानी बढ़ावा देने के लिए डेफिनेटली वी विल वर्क. बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर फाइनलाइजिंग द स्पोर्ट्स पॉलिसी रिगार्डिंग द इवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हेलो जी सर, मेरे 3 छोटे छोटे पॉइंट हैं. तो एक तो कभी कौन बात रख रहा है? हाँ जी हेलो, राजेश सैगल है सर. जब भी गोवा जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और बीचेस इतने सारे हैं कि नॉर्थ और साउथ के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है. तो मेरे ख्याल से अगर आप मेट्रो शुरू करें गोवा में. अभी मेट्रो की ज़रूरत नहीं लगेगी, नेशनल हाईवे हो गया है. विद इन आवर यू कैन रीच फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. जी, तो मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल विचार है कि मेट्रो बड़ी अच्छी रहेगी. दूसरा सर, कुछ देर पहले पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री का एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था वहाँ, मुझे उसका नाम भूल रहा है. उसका 2-4 साल पहले होस्ट कंट्री गोवा था. जितने भी पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री है उसका एक स्पेशल नाम है, जैसे कॉमनवेल्थ है, इस तरह का नाम है. 4-5 साल पहले हुआ था, वो बहुत अच्छा हुआ था. और मेरे ख्याल से गोवा एक वर्ल्ड बीच बॉल चैम्पियनशिप के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है. उसके लिए आप कर सकते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री उसमें काम कर रहे हैं. और तीसरा पॉइंट सर, इस बार इंडिया को कांस में कंट्री ऑफ ऑनर कहा है. तो आपका इस बार का जो गोवा का फिल्म फेस्टिवल होगा उसके लिए शायद कुछ विशेष तैयारी आपको भी करनी चाहिए. उसके लिए कुछ रोशनी दाई. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो नवंबर 20 नवंबर से लेके 28 नवंबर को रहता है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बार कांस में अपने मंत्री अनुराग जी ठाकुर ने ऑलरेडी लोगो लॉन्च किया है. मैं आप सभी लोगों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनविटेशन देता हूँ. प्रमोद जी, बिफोर वी क्लोज एंड वी थैंक प्रमोद जी फॉर कमिंग ओवर एंड टॉकिंग टू अस. जी, आजकल लोगों में क्रेज है जैसे मालदीव जाने का. कौन? पहले तो मैं बता रहा हूं, जो वॉलेंटियर से माइक लेकर घूमने वाले, उनको निवेदन है, मैंने दिए बिना, इशारा किए बिना किसी के भी हाथ में माइक मत दीजिए. यहां से समझ में नहीं आ रहा है सामने से कौन अभी बोल दिया रहा है. उनके हाथ में. जी हाँ, नमस्ते. आजकल लोगों में क्रेज है जैसे मालदीव जाने का और श्रीलंका जाने का. तो अब तो खैर आजकल श्रीलंका कोई नहीं जाता है. ऐसे श्रीलंका की सभी गोवा आ जाएंगे. नहीं, श्रीलंका की वैसी स्थिति नहीं आज की डेट में, लेकिन मालदीव से लोग जा रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं कि लोग मालदीव कम से कम जाएं और गोवा पे ही रहें? आप मुझे मालदीव जाने के लिए कह रहे हैं या? मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ. आई एम टॉकिंग फॉर इंडियंस. तो मैं सभी लोगों को गोवा ही इनवाइट करूंगा डेफिनेटली. यानी गोवा में आ जाओ और टूरिज्म के वास्ते. मैं ये डिस्कशन पूर्ण करने से पहले प्रमोद जी को केवल एक प्रश्न पूछूंगा. अगले 5 साल का यदि आपको पूछा जाए कि ये टारगेट एरिया है, आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनके आधार पर आप गोवा जैसे राज्य की एक लीगेसी पूरे देश के सामने रखना चाहेंगे, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स आप आज कह सकते हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारा जो सपना है कि गोवा राज्य इस देश के टूरिज्म में कैपिटल हो, और इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम टूरिज्म में, रोड्स में और बाकी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के सहकार्य से, चाहे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा कर सके. और मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि माननीय मोदी जी के केंद्र की सरकार के वास्ते हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर सकेंगे. जैसे कि हमारे नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बीचेस पे और इंटरलैंड में हो, हम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हेल्थ टूरिज्म के वास्ते जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर सकेंगे और गोवा राज्य यानी इस देश की टूरिज्म की कैपिटल हो सके। द सेकेंड, रीस्टार्ट ऑफ द माइनिंग। जो माइनिंग आज से 10 साल के लिए पूरे बंद थे, वो हम फिर से एक बार रीस्टार्ट करने के लिए पूरी कोशिश जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर से एक बार माइनिंग रीस्टार्ट करके इकोनॉमिक रिवाइव कर सकेंगे। हम जो फॉरेन करेंसी देश के लिए, राज्य के लिए जो ला सकते हैं माइनिंग से, वो फॉरेन करेंसी आ सकेगी। और थर्ड, माननीय मोदी जी का विजन, जो नव भारत निर्माण में माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मिशन स्टार्ट किया है। हमने गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा बोल के जो मिशन लोगों तक लेके जा रहे हैं, वो स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 जो मुहिम हमने इस टेन्यूअर में स्टार्ट की है, 5 साल तक हम गोवा सेल्फ रिलायंट कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे लोगों के साथ और मेरे सहयोगी पूरे मंत्री एमएलएस की सभी को साथ में लेके हम माननीय मोदी जी का विजन नव भारत निर्माण करने का हर एक सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट होने की पूरी कोशिश है। वो सेल्फ रिलायंट होने में गोवा स्वयंपूर्ण बनाने के लिए हम स्वयंपूर्ण गोवा मुहिम पूरी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। इट वाज नॉट एट ऑल इजी, जिसको पूरा गोवा जिनको भाई के नाम से जानता है, ऐसे पर्रिकर जी को मुझे याद है पहली स्मृति में व्याख्यानमाला में मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया गया था, तो उस समय भी मैंने लोगों का वहाँ के जो भावनात्मक जुड़ाव मनोहर पर्रिकर जी के नाम के साथ था, उसको लिटरली गेटिंग इनटू दो शूज, एक यंग एनर्जेटिक वेरी कैंडिड पर्सन के रूप में एक लीडरशिप गोवा को डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के रूप में मिली है। मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज समय निकाला और हमारे साथ चर्चा की। ऑडियंस की तरफ से भी आपको धन्यवाद। ये 75 वर्ष ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे हो रहे हैं। इसमें हम आज ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं और आप जैसे लोगों ने आकर इसको सुशोभित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।